नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के फॉर्म भरे जा रहे हैं और लगभग 18 फरवरी का एग्जाम होना तय है। तो जो मैंने आपसे वादा किया था कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस के फॉर्म आ जाएंगे तो मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आऊंगा। तो उस वादे को पूरा करते हुए मैं आज पहली क्लास आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे 27 जनवरी 2019 को शिफ्ट नंबर 1 में जो एग्जाम हुआ था उसमें मैथ्स के 19 क्वेश्चन आए थे। तो उन सभी क्वेश्चंस का हम एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ये क्लास आपको खुद को जांचने वाली क्लास होगी और सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास है। ठीक है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा और जैसे जैसे आप क्लास आगे बढ़ती जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहे। तो जल्दी से इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और फिर देर ना करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 11 द्वारा विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या के अंकों का योग और 13 द्वारा विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकीय संख्याओं के अंकों का योग का गुणनफल क्या होगा। तो ये प्रश्न है, इसका मतलब 11 से जो विभाजित होगी 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो आपको पता होनी चाहिए जो 11 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या होगी वो 1001 होगी। वो कैसे होगी आप देख लीजिए। 1001 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 11 से 9 बार क्या होगा 99। तो कितना बचा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 11 एकम 11। ठीक है, तो कुछ बचा, नीचे नहीं बचा। तो इसका मतलब क्या है, सबसे छोटी जो संख्या होगी वो क्या होगी, ये होगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लेकिन हमको क्या है, सबसे छोटी संख्या नहीं चाहिए, सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग चाहिए। तो 1001 के अंकों का योग क्या होगा, तो 1001। अगर इनका योग करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं 13 द्वारा विभाजित सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या। तो सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या जो 13 से विभाजित हो, तो 1001 को देख लेते हैं, क्या ये 13 से विभाजित हो जाएगी। ये अगर हम यहाँ पर लिखें, इसको 13 से डिवाइड कर कर देखें तो 13 सतह कितना है 91। अब बचा 9, फिर उधर गया 1, तो 13 सतह 91। इसका मतलब ये 13 से भी डिवाइड है। तो इसका भी हमें क्या चाहिए, अंकों का योग चाहिए। तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर से 1 0 0 1, तो इसका योग भी 2। तो यहाँ पर बोला गया है कि अंकों के योग का गुणनफल चाहिए। तो हमें मतलब क्या है, इनका गुणनफल चाहिए। तो 2 गुना में 2 इक्वल टू कितना हुआ 4। तो ऑप्शन में जहां 4 होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है और इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई। क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुना में चौड़ाई, ये क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ पर क्या है, अनुपात दिया गया है, तो 6:5, मतलब इनके साथ क्या है कोई वैल्यू होगी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर x है, दोनों के लिए 6x 5x है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है लंबाई गुना चौड़ाई में 6x। ठीक है, 6a मान लेते हैं, फिर x का प्रॉब्लम नहीं होगी, 6a इंटू 5a, लंबाई गुना में चौड़ाई इक्वल टू क्या दिया गया है, क्षेत्रफल कितना है 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6750। तो अब इसको काट सकते हो आप, किससे काटो, अगर इसको 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, अगर इसको 5 से काटें तो 5 एकम 5 कितना बचा, 1 बचा, 17 हो गया, 5 या 15, फिर 5 पंजे 25, तो ये 0 आ गया। ठीक है, अब इसको 6 से काटो, अगर आप 6 दूनी 12, ये कितना हुआ, ये 6 से काटने पर 6 दूनी 12, कितना बचे 15, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। तो मतलब ए स्क्वायर का मान क्या आ गया, यहाँ पर ए और ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ पर 6a स्क्वायर की वैल्यू है ये, तो ए स्क्वायर का मान 225। अगर हम ए का मान निकाले तो कितना होगा, √225। तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 15 का। ठीक है, 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, 15 का। अब हमको निकालना क्या है, आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात। तो चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 5a, चौड़ाई कितनी है
ए का मान हमारे पास कितना है, ये है 15, तो 15 5 75, ये हो जाएगा कितना 75। तो इसका मतलब चौड़ाई कितनी हुई, चौड़ाई होगी 75 और क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 6750। तो इनका अनुपात निकालना है हमको, तो 75 रेशो 6750। अगर आप एक चीज देखें यहाँ पर, क्या डायरेक्ट देखें, जैसे यहाँ पर है 1 कितना 80, 1:84, 1:100, 1:90। तो अगर आप थोड़ा सा क्या है फ्री माइंड चलते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 9 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 9 से 63, मतलब 67 के आसपास है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर करें 90 से 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 बचे 45, कितना बचा हासिल गया 4, तो 9 से 63 और 4 67, मतलब कितना आ गया 675। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1:90 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, अभी जैसे आप सीख रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा है आपका माइंड थोड़ा IQ लेवल अच्छा है तो आप यहाँ पर कर सकते थे ऐसे, लेकिन आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, तो आप ये करिए, यहाँ से काटिए, किससे 25 से इसको काटो, 25 थी 75 3 बार, फिर 25 से इसको काटो, तो 25 दूनी कितना हुआ 50, ठीक है, और कितना हुआ 25 से 175, 17 क्योंकि बच गया तो आ जाएगा अनुपात में। अब 3 से फिर काटो, यहाँ पर कितना है 1 अनुपात, यहाँ से कितना है 90, तो 1:90 1:90, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है कि ठहराव को छोड़कर, प्रश्न में क्या गया कि ठहराव को छोड़कर एक बस 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय करती है, ठहराव सहित 36 किलोमीटर तय करती है, 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है। देखो अगर बिना ठहराव की बात करें, बिना ठहरे कितना जाती है 45 किलोमीटर। अगर वो ठहराव ले, अगर ठहराव सहित कितनी जाती है 36 किलोमीटर। ओके, अब हम बात करते हैं 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है। अब देखो पहले थी 45, अब हुई 36, तो ठहराव कितने का आया, कितने का फर्क पड़ा, 9 का फर्क पड़ा। लेकिन बेस क्या मानेंगे, बेस मानेंगे हम 45 को, ठीक है, ये होगा 45 और गुना में कितना होगा, ठीक है, कितना होगा, ये होगा मिनट में है तो 60, तो कितना होगा 9 पंजे 45 और 5 से इसको काटेंगे 12 बार, तो कितने मिनट का ठहराव हुआ, कितने मिनट के लिए रुकती है, ये रुकती है 12 मिनट के लिए। ठीक है, और जो यहाँ पर है ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड है, ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपकी स्पीड सहित आपका क्या आ जाएगा, फिर आप मिनट में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 4। एक हवाई जहाज 4 घंटे में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटा और 40 मिनट में समान दूरी को तय करने के लिए इसकी गति क्या होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, आपके पास समय है कितना 4 घंटे, स्पीड क्या है, स्पीड को ऐसे लिख लेंगे, ये है 250 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप यहाँ पर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना है 250, टाइम कितना है 4 घंटे, तो 25 चौका 100, मतलब क्या होगा 1000 किलोमीटर। आपने स्पीड निकाल ली 1000 किलोमीटर। अब इस 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस को उसको तय करना है किस समय में, 1 घंटा 40 मिनट। तो आप 40 मिनट को घंटे में चेंज कर सकते हैं, कैसे, ये होगा 40 अपॉन में क्या होगा 60, तो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, मतलब ये होगा 2/3 घंटे। ठीक है, 2/3 घंटे, तो ये होगा 1 घंटा इसके पहले है, यहाँ पर है 1 घंटा, तो 1 से 2/3 हो गया, तो 3 एकम 3 और 2 5/3। तो आपका जो टोटल टाइम हुआ, जो ये टोटल टाइम हुआ कितना हुआ, ये होगा 5/3 घंटे। ठीक है, चलो अब स्पीड कितनी है 1000, डिस्टेंस कितनी है 1000 किलोमीटर, आपके पास टाइम कितना है 5/3 घंटे, तो स्पीड आप निकाल सकते हैं। तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस कितना है 1000 किलोमीटर, आपके पास टाइम कितना है 5/3, तो 5 यहाँ पर है तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से निकाल सकते हैं आप। 5 से इसको काटेंगे कितनी बार 200 बार, तो 200 तिया 600, तो 600 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो 600 किलोमीटर प्रति घंटा कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3। तो अब जो स्पीड होनी चाहिए हवाई जहाज की वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। इस प्रश्न को हल करिएगा। प्रश्न में क्या बोला गया है कि ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है। क्या है? ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है। एफिशिएंसी का रेशो दिया गया है कि ए बी की तुलना में क्या है? 2 गुना कुशल है। तो 2/1 लिख सकते हैं हम, एफिशिएंसी आ गई। जो सी की तुलना में 3 गुना कुशल है, जो सी की तुलना में 3 गुना कुशल है। तो ये किसके बारे में बात की गई है? जो सी की तुलना में 3 गुना कुशल है, ये किसके बारे में बात की गई है? ये करी गई बी के बारे में। तो बी और सी का रेशो जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? वो है 3:1। ठीक है। चलिए अगर हम बात करें, यहां पर सी अकेले कार्य को 30 दिन में खत्म कर सकता है। ठीक है, सी अकेले कार्य को कितने दिन में खत्म कर सकता है? 30 दिनों में खत्म कर सकता है। तो वे एक साथ में कितने दिनों में एक साथ कार्य को पूरा कर लेंगे? अगर यहां से हम ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशो निकाले, क्योंकि बी यहां भी कॉमन है और यहां भी कॉमन है, तो बी दोनों तरफ हमको बराबर करना होगा। जैसे बी यहां पर 3 1 में है तो यहां पर भी 3 की मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे। तो ये क्या हुआ? ये हो गया क्या? देखो ये हो गया 3 दूनी 6। ए बी सी का रेशो यहां से क्या बना? ए अनुपात बी अनुपात सी अगर निकाले तो 3 दूनी 6, ये कितना हुआ? 3 और ये हुआ 1। ठीक है। तो यहां पर बात करें कि अब उसने क्या कहा है, ये एफिशिएंसी आ गई। एक दिन में ए 6 काम करता है, बी 3 काम और सी 1 काम। तो अगर यहां पर बोले कि सी अकेला कितने दिनों में काम कर रहा है, सी अकेला कितने दिनों में कर रहा है, तो सी 30 दिनों में कर रहा है। एफिशिएंसी कितनी है? 1 की एफिशिएंसी थे। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? तो टोटल वर्क हो जाएगा 30 गुना में 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30। तो 30 क्या हुआ? टोटल वर्क हुआ। अब टोटल वर्क कितना हुआ? 30। अब में एक साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो एफिशिएंसी से कंप्लीट एफिशिएंसी से करेंगे तो एफिशिएंसी टोटल कितनी हो जाएगी? 6 और 3 और 1 10। तो टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। तो टोटल एफिशिएंसी, सॉरी टोटल एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क कितना है? 30 और एफिशिएंसी कितनी है? 10। तो 10 से काटेंगे कितनी बार? 3 बार। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 दिन में वे एक साथ काम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अब इसमें प्रश्न में क्या कहा गया है? इस प्रश्न में बोला गया है कि एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 दर्ज कर लिए जाते हैं। इसके कारण कक्षा के औसत में 0.5 की वृद्धि हो जाती है। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? चलिए अगर हम बात करें 68 के बजाय क्या हुआ? 88 लिख लिए। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? अब बोला गया है कि औसत अंक जो एवरेज अंक है, जो एवरेज है उसमें क्या हुआ? 0.5 की वृद्धि हो गई। यही तो बोला गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ओवरऑल जो 0.5 की जो किस पर 20 बढ़े, मतलब 20 बढ़ाकर लिख दीजिए। इस 20 के कारण ही तो किसकी वृद्धि हुई है? 0.5 की वृद्धि हुई है। जो इसका पर क्या बात है, देखो यहाँ पर क्या है कि 68 के बजाय 88 दर्ज हुए। तो 68 के बजाय 88 दर्ज हुए मतलब कितने ज्यादा बढ़े? 20 ज्यादा, 20 ज्यादा लिखे गए अंक। तो इसके कारण क्या हुआ? फिर 0.5 की वृद्धि हो गई। तो 20 ज्यादा होने पर ही तो 0.5 की वृद्धि हो गई। उस पर लिखेंगे 0.5 नीचे। तो 1 जीरो से ऊपर 1 जीरो और 5 से काट लेंगे उसको 40। तो जो आ जाएगी हमारी संख्या, जो संख्या है छात्रों की संख्या वो कितनी है? वो 40 है। इस प्रकार आप इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते थे। ठीक है। क्या आ जाएगी? 20 बढ़े अपॉन में औसत अंक की वृद्धि 0.5 तो 1/2 और क्या हो जाएगा? 20/0.5, एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0, 5 से 40 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 7। ए ने 75,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 37,500 रुपये के साथ बी कुछ समय बाद जुड़ जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में साझा किया जाता है तो कितने महीने के बाद बी शामिल हुआ? तो ये पूछा गया है। चलिए ए ने क्या किया, यहां पर हम बात करें ए की और बी की। ठीक है। अब यहां पर बात करें, देखो क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है इसमें अगर हम बात करें, यहां पर बता दूंगा आपको। प्रॉफिट जो होता है इसको अगर हम इरेज कर लेते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है?
प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। मतलब लाभ बराबर क्या होता है, जो लाभ बराबर होता है वो क्या होता है, वो होता है निवेश जो आपने पूंजी लगाई है और गुना में समय। यही तो होता है। अब इसमें हमें क्या दिया गया है, हमको क्या क्या दिया गया है, देखो हमको दिया गया है ए ने पैसे लगाए, बी ने भी पैसे लगाए, ठीक है। ए ने कितने महीने के लिए पैसे लगाए, एक साल के लिए, मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, ठीक है। बी ने कितने समय बाद जुड़ा, ये हमसे पूछा गया है, अनुपात दे दिया गया है कि उनका जो अनुपात हुआ है वो 3:1 है, लाभ का अनुपात। चलो तो यहां पर ए का क्या है, तो ए ने कितने किए, 75,000, ठीक है, 75,000 कर लिए। अब कितने महीने तक किए, 12 महीने तक किए, अपोन बी ने क्या किया, जो बी ने किए हैं वो किए हैं कितने, 37,500, मतलब इसका आधा, 37,500 कितने महीने के लिए क्या है, ये हमें को पूछा गया है। तो अगर हम मान ले कि एक साल में क्या है, तो एक 12 माइनस एक्स कर लें, हम ये निकाल लेंगे कितने महीनों के लिए क्या है, इससे हम ये निकाल सकते हैं ना कितने महीनों के लिए क्या है, इक्वल टू, तो ये अगर 3/1। अब आप ये समझ रहे होंगे कि 12 माइनस कैसे आया, 12 माइनस एक्स कैसे आया। देखो पूरा जो समय है एक वर्ष में कितने होते हैं, 12 महीने, 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ। अब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने टोटल काम किसने किया, 12 महीने तक तो ए ने काम किया, किंतु बी कुछ समय बाद आया तो वो 12 महीने से कम में आया होगा ना, तो 12 में से हमने जो एक्स मान लिया कि वो एक्स महीने बाद आया है, इसलिए हमने 12 माइनस एक्स लिखा है यहाँ पर। तो उनका जो लाभ का अनुपात है वो कितना है, 3:1। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये किसका है, ये इसका 2 गुना है, तो इससे 2 बार आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। अब इससे भी काट सकते हैं, 3 से इसको 4 बार भी काट सकते हैं, ठीक। तो आप ये क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं 12 माइनस एक्स, ये ए भी मैंने वैसे लिखा है, इसको मत लीजिएगा, ठीक है। ये क्या होगा, 12 माइनस एक्स, इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी एक आ गया, तो 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 4 गुना में 2, तो कितना होगा, ये होगा एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये क्या है, ये 4 क्या है, इसका मतलब ये है कि जो बी है, बी ने केवल 4 महीने तक काम किया है, बी ने केवल 4 महीने तक काम किया है, तो कितने महीने के बाद शामिल हुआ, तो वो कितने महीने तक का, मतलब कितने महीने तक उसने क्या कहा, बी कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो बी ने क्या हुआ, 4 महीने बाद शामिल हो गया इसमें, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी कितने समय बाद, कुछ समय बाद जुड़ जाता है, वर्ष के अंत में कितने महीनों बाद शामिल होता है, तो बी का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4, ठीक है। तो 4 महीने बाद हो गया, ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब इसका दूसरा तरीका एक और है, दूसरा तरीका क्या है, अब मैं दूसरा तरीका समझा देता हूं आपको, वो रेशो मेथड से है। तो वो मान लिया ए ने कितना किया, ए ने 75,000 किया, बी ने कितना किया, 37,000 किया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट की इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब हमको निकालना है टाइम, टाइम निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू कितना होगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो अगर यहां पर हम बात करें टाइम के निकालने के लिए, तो कितना होगा, प्रॉफिट कितना है, 3:1, ये हो गया। अब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, अब यहां पर हम बात करें, ये होगा 75,000, ठीक है, और ये अपॉन में आएगा 37,000, 37,500। तो ये इसका क्या है, 2 गुना है, 2 गुना है, तो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, ठीक है। ये किसका, टाइम का रेशो आ गया, देखो ये क्या है, ये है टाइम इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ओ प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट का रेशो 3:1, इन्वेस्टमेंट का रेशो 75,000 और 37,500, तो 3:2 क्या होगा, टाइम का रेशो। ये क्या इसका है, रेशो ए और बी का। तो ए ने कितने महीने तक काम किया, कितने महीने तक काम किया था, पूरा 12 महीने तक, तो ये कितना गुना है, 4 गुना है, 12 महीने तक। तो जब ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना होगा, गुना में 4, तो ये होगा 8 महीने। तो बी ने कितना काम किया, 8 महीने काम किया, तो इसका मतलब वो कितने समय बाद जुड़ा है, 4 महीने बाद जुड़ा है। तो आपका ए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 8। एक वर्ष में 4%
चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की राशि अर्धवार्षिक रूप से समायोजित करने पर कितनी हो जाएगी। देखो इस प्रश्न को करने के बहुत से तरीके हैं। एक वर्ष है, अर्धवार्षिक होता है जब जब अर्धवार्षिक हो, दर अर्धवार्षिक हो ठीक है। इसमें क्या गया है, अर्धवार्षिक राशि है, अर्धवार्षिक मतलब समय अर्धवार्षिक है तब, टाइम क्या है अर्धवार्षिक है तब क्या हो गया, दर तो हो जाती है दोगुनी, ओ सॉरी दर तो हो जाती है आधी, और टाइम जो हो जाता है टाइम हो जाता है दोगुना। दर हो जाती है आधी और टाइम हो जाता है दोगुना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टाइम तो हो जाएगा 2 साल, कितना हो जाएगा 2 वर्ष, और जो दर है वो कितना हो जाएगी आधी, तो आधी रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगी 2%। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी, ये टाइम हो जाएगा 2 साल। तो अब आप इसको निकाल सकते हैं कैसे, आप क्या कर सकते हैं, या तो निकालो किससे, नेट इफेक्ट का यूज कर कर, क्या ये हो जाएगी 4.04, ये क्या हो जाएगा, ये सीआई हो जाएगा इसका डायरेक्ट, ये आपको याद होना चाहिए 4.04%। ठीक है, यहां से आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, कितनी समायोजित हो जाएगी, मतलब टोटल आपसे पूछा गया है, टोटल अमाउंट क्या पूछा गया है, अमाउंट पूछा गया है। ठीक है, अमाउंट पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, या तो आप निकालो 25,000 का 4.4%, या फिर एक काम करो, अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते 4.4%, आपको क्या लग रहा है, थोड़ा जगह ऐसे लग रहा है कि बड़ा हो जाएगा, तो आप एक काम करो, आप मल्टीप्लाई फैक्टर होता है ना, इसका फैक्टर मेथड से निकालते हैं, उससे निकालो। देखो कितना हो जाएगा, यहां पर क्या है 25,000 होगा, 25,000 का क्या निकालो 2%, 2/100, तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 जीरो, तो 25 दूनी कितना हुआ 50। ठीक है, 50 में 1 जीरो, 500 हो गया ये। अब 500 का फिर से 2% निकालो, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10। अब क्या होगा, जैसे ये आ गया, अब क्या करो, इसमें ऊपर 2 की मल्टीप्लाई और नीचे 1 की मल्टीप्लाई, तो ये कितना हुआ, ये तो होगा 1000, और ये कितना हुआ 10, मतलब क्या होगा 1000, इनको जोड़ो आप, ये कितना हुआ 1010, तो कितना हुआ 1010, मतलब 25,000 में कितना जोड़ना होगा आपको, 25,000 में ये आ गया अमाउंट, ये क्या है, ये है चक्रवृद्धि ब्याज सीआई, टोटल सीआई। अब कितना जोड़ना है, 25,000 में कितना जोड़ना है, 25,000 में कितना जोड़ना है, 1010 जोड़ना है आपको, तो कितना हो जाएगा 26,010, 26,000 कितना हो जाएगा, 26,000 ये हो जाएगा 10, तो कितना है आपको, कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इस प्रश्न को कर सकते थे। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते थे, देखो ये दूसरा मेथड था, अब आपको तीसरा मेथड बताता हूं मैं इसका, क्या है, अब आपको बताता हूं तीसरा मेथड, मेथड नंबर 3। 2% आपको क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी, टाइम आपका 2 साल, तो आप लगा सकते हैं सक्सेसिव केस, जैसे रेशो मेथड के थ्रू। तो 2% कितना होता है, 1/50, तो 50 से 51 पहले साल, और दूसरे साल भी 50 से 51। ठीक है, तो ये कितना होगा, 5×5 = 25, और 2 जीरो, और ये कितना हो जाएगा 51 कितना होता है 2601। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी है, ये कितना टाइम है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये रेशो में 25,000, तो ये कितने गुना है इसका, 10 गुना, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, इसका 10 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 26,001, तो 26,010 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होता है। तो 3 इसके तरीके थे करने के, जोन सा आपको अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। वैसे ये सक्सेसिव केस वाला मेथड बहुत ही अच्छा है, और मल्टीप्लिकेशन वाला भी, फैक्टर वाला अच्छा है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 9। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष में 1600 रुपए और 3 वर्ष में 1680 रुपए हो जाती है, तो ब्याज दर बताओ। देखो 2 साल में कितना हुआ, 2 साल में तो हुआ 1600, और 3 साल में कितना हुआ 1680, तो कितना हुआ 1 साल में कितना बढ़ा 80। अब जो प्रिंसिपल लेंगे हम क्या लेंगे 1600, और गुना में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 16 से 5 बार, तो 16×5 = 80, तो 5% आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 10। 110 रुपए की लागत वाली एक वस्तु 104.5 रुपए में बेची जाती है, तो छूट प्रतिशत बताओ। लागत मतलब सीपी कितना है
110। अगर हम बात करें बेची कितने में गई, एसपी कितना है 104.5। अब हमें बात की गई डिस्काउंट छूट बताओ, तो डिस्काउंट छूट पूछ रही है हमने, डिस्काउंट प्रतिशत हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर कितने का इसको डिस्काउंट दिया गया है, अगर हम बात करें यहाँ पर 5.5% का आपको डिस्काउंट दिया गया है, सॉरी 5.5 का डिस्काउंट दिया गया है, प्रतिशत को हम लोग निकालना है। तो किस पर दिया गया है, जो भी डिस्काउंट सदा दिया जाता है वो सीपी पर दिया जाता है। तो जो इसका क्रय मूल्य है वो कितना है 110 110। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमको 100 का गुना कर देंगे, तो 10 से 10 कैंसिल, और यहाँ पर अगर दशमलव हटाएंगे तो 10 यहाँ से कैंसिल। तो 11 से कितनी बार चला जाएगा, ये 5 बार। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5% की छूट दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, एक्स 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपए अतिरिक्त व्यय करता है, स्कूटर को 54,000 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो एक्स ने क्या किया, जो इसका सीपी होगा वो क्या होगा, देखो 42,000 में क्या करे, खरीदा, ठीक है, ये होगा खरीदा। अब इसमें क्या किया, 6,000 रुपए व्यय करे, व्यय। तो टोटल जो सीपी हुआ, ओवरऑल हमारा सीपी कितना हुआ, ये कितना होगा 48,000 हो गया। अब इसमें हम बात करते हैं कि उसने इसको 54,000 में बेच दिया, तो जो सेलिंग प्राइस हुआ वो कितना हुआ, सेलिंग प्राइस हो गया 54,000। तो हमसे पूछा गया कि लाभ प्रतिशत बताओ, तो 48,000 में खरीदा, 54,000 में बेचा, तो हमको कितने का लाभ हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 6,000 का। तो किस पर हुआ, जो हम लाभ जो करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं वो किस पर करते हैं, वो सीपी पर करते हैं। तो सीपी कितना है, हमारा जो क्रय मूल्य है वो 48,000 है, तो गुना में 100% निकालने के लिए, तो ये कितना हुआ, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, और 6 से काटेंगे 8 बार। तो आपको पता होना चाहिए कि 100 अपॉन जो 8 होता है ये कितना होता है, ये होता है 12.5%। तो जो ऑप्शन नंबर आपका 2 दिया गया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। विक्रय मूल्य को 3 गुना करा है और लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ कैसे निकालते हैं हम दोस्तों। लाभ जो होता है, जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, जब हमने कोई चीज कम में खरीदी हो और उसको ज्यादा में डिलीवर कर दिया हो, मतलब हमारा जो एसपी है, जो हमारा विक्रय मूल्य है, जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा होना चाहिए, और जो सीपी है, जो क्रय मूल्य है वो कम होना चाहिए, ये प्रॉफिट होता है। तो हमें इसमें बोला क्या गया है, प्रश्न में कहा गया है कि यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, यदि सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दिया जाए तो ये क्या होता है, तो लाभ 5 गुना हो जाता है। तो लाभ क्या हो जाता है, 5 गुना हो जाता है, 5p। तो लाभ 5 गुना हो जाता है। अब हम p के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, p के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमको लाभ को पता है, लाभ क्या होता है, लाभ होता है sp माइनस cp। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा sp माइनस के cp। तो यहां पर हो जाएगा sp माइनस cp। तो 3sp इज इक्वल टू 5sp माइनस 5cp, ठीक है। तो अब क्या करें, 5cp इधर चला जाएगा, और जब 3sp इधर आएगा तो ये घट जाएगा इससे, तो कितना हो जाएगा 2sp। तो इधर क्या होगा, अब अगर हम इसका रेशो बनाएं तो ये हो जाएगा cp अपॉन sp। तो क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 2/5 हो जाएगा, हो जाए नहीं हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, क्रय मूल्य तो हमारा 2 है और विक्रय मूल्य 5 है, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ 3 का। किस पर, विक्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 2, और गुना में 100, क्योंकि हमें निकालना है प्रतिशत। तो 2 से इसको काटेंगे कितनी बार, 50 बार। तो 50 की और 3 की मल्टीप्लाई कितना हुआ, 5 दिए 15, मतलब 150%, 150%, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है कि 40 के वर्ग के 40% का 1/4 ज्ञात कीजिए। तो 40 का वर्ग अगर आप यहां पर निकालें तो 40 का वर्ग क्या होता है, 40 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 1600। लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 40 के वर्ग का 40%, तो 40 का वर्ग मतलब 40 की 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, ये तो 40 का वर्ग होता है, का 40%, 40% कितना होता है, गुना में 40/100, ठीक है, का 1/4 गुना 1/4। तो ये कितना हुआ, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 1 0 ये कैंसिल और 1 0 ये कैंसिल, 4 से क्या हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा।
तो जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है 3 दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। यदि 10x प्लस के 5 रेशो 42x प्लस के 8 5:8 के लिए घना अनुपात है तो x क्यूब का मान बताओ। ये प्रश्न काफी अच्छा है और लैंग्वेज को थोड़ा घुमाया गया है बस। तो इसमें क्या कहा गया है कि 10x प्लस के 5 अपॉन 42x, आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना, रेशो का मतलब डिवाइड भी होता है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं उसको 42x प्लस के 8। अब ये क्या है, जो ये दिया गया है ये 5:8 के लिए घनानुपात है। इसका मतलब क्या है कि जो ये वैल्यू है ये 5/8 के लिए घनानुपात है, मतलब इसकी क्यूब के बराबर है। ठीक, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं कि 10x प्लस के 5 अपॉन 42x प्लस के 8 इज इक्वल टू क्या होगा, 5 की क्यूब कितना होता है 125 125 अपॉन 8 की क्यूब कितना होता है 512, 8 की क्यूब कितना होता है 512 होता है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो अपना बचपन से पढ़ते आए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से यहां तक। तो 512 की और 10 की मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5120x प्लस, तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 1 6 और 5 पंजे 25, तो 2560 2560 इजुकल टू। अब क्या हुआ देखो, ये है 125 गुना में 42x। अब ये क्या हुआ 125 गुना में 42x प्लस, अब 125 की और 8 की मल्टीप्लाई करें तो 12 अट्ठे 96 और 8 पंजे 40, ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, अब एक काम करो, आप इसको तो ले आओ इधर, सॉरी इसको तो ले आओ इधर, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है, और इसको ले जाओ इधर। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, आप ये कर सकते हैं कि इसको यहां पर इरेज कर देता हूं मैं, इधर से इसको इरेज कर देता हूं। तो आप कैलकुलेशन करेंगे, यहां पर आप देखेंगे कि कैलकुलेशन में भी हम टाइम कैसे बचा सकते हैं और किस प्रकार आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो यहां पर यह हुआ कि 125 मल्टीप्लाई बाई 42x माइनस 5120x इजुकल टू, अब क्या हुआ, इसमें से अगर ये चले जाएगा 2560 में से 1000 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1560 बचेगा। ये हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं, आप यहां पर इसकी वैल्यू नहीं जानते हैं तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर एक, या तो 21 गुना में 2 कर लीजिए, इसको क्या कर लेंगे 2 गुना में 21 कर लेंगे। तो 125 पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 250। अब 250 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसकी 21 की, तो 21 से 0 और 21 पंजे कितना होता है 105, तो कितना बचा 10 बचा, तो 21 दूनी 42 और 10 कितना होगा 52। तो ये हो गया 5250। तो इसकी वैल्यू हमको पता लग गई, कितनी आसानी से हमने सोल्व कर ली, 5250x हो जाएगी। तो ये आप यहां पर लिख सकते हैं क्या कि जो इसकी वैल्यू होगी वो कितना होगा 5250, क्या होगा 5250, ये होगा 5250x। तो अब आप निकाल सकते हैं यहां से, ये कितना हुआ देखो कितना हुआ, ये होगा 130x, इसकी वैल्यू कितनी है 1560। तो अगर हम यहां पर क्या निकाले 130x, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी और x की वैल्यू यहां से निकाले 13 एकम 13 2 13 दूनी 26, तो x की वैल्यू आ गई 12। अब हमको क्या ज्ञात करना है एक्स क्यूब, मतलब क्या करना है दोनों तरफ क्या कर लेना है क्यूब कर लेना है। एक्स क्यूब इजिकल टू कितना होगा, ये हो जाएगी 12 की क्यूब। तो 12 की क्यूब क्या होता है, ये होता है 1728, जो आपको याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। एक संख्या को 3003 से गुना किया जाता है, किसी संख्या को 3003 से गुना किया जाता है, फिर 7, 11 और 13 के एलसीएम द्वारा विभाजित किया जाता है और फिर स्वयं इसके ही द्वारा विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न काफी अच्छा है, बस थोड़ा समझना है आपको
एक संख्या को 3003 से गुना किया जाता है। माना कि कोई संख्या a है, ठीक है। मैं आपको बस अभी समझा रहा हूँ, बेसिक समझा रहा हूँ आपको कि बेसिक क्या है इसका। कि माना कोई संख्या a है, उसमें आपको 3003 से मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या गया है, और फिर 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त्य द्वारा विभाजित किया जाता है। 7, 11, 13 का एलसीएम आपको याद होना चाहिए कि इसका एलसीएम होता है 1001। कैसे होता है, इन तीनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम में अगर किसी भी प्रश्न को कठिन बनाना होता है तो 7, 11, 13 का एलसीएम दे दिया जाता है। तो 1001 आपका हो जाएगा इसका एलसीएम। अब इससे इसको क्या करना है, विभाजित किया जाना है। 1001 से विभाजित किया जाना है। यहां तक आपने प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। अब इससे आगे पढ़ेंगे, और फिर स्वयं इसके ही द्वारा विभाजित किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि फिर इसके ही द्वारा विभाजित किया जाता है। इस संख्या के बारे में बात चल रही है दोस्तों, कि एक संख्या को 3003 से विभाजित किया जाता है, फिर 7, 11, 13 के लघुत्तम समापवर्त्य द्वारा इसको विभाजित किया जाता है। और किसके बारे में बात चल रही है, संख्या के बारे में ही, कि इसी संख्या के द्वारा इसको विभाजित किया जाता है। तो परिणाम बताओ, मतलब इस संख्या के द्वारा इसको विभाजित किया जाता है तो मल्टीप्लाई बाई ए भी हो जाएगा। तो यहां से ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और 1001 से इसको कितनी बार काट लेंगे हम, 3 बार। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो परिणाम आपको मिलेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3। तो आप इसको ओरली कैसे कर सकते थे, यह आपका बेसिक मेथड था। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, बस आपको लाइन पढ़ते जाना है और प्रश्न हल करते जाना है। आपको ओरली कैसे करना था कि एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाता है, फिर 7, 11, 13 के लघुत्तम समापवर्त्य द्वारा विभाजित किया जाता है, और फिर इसके ही द्वारा विभाजित किया जाता है। तो इस लाइन से आपको पता लग जाता है कि संख्या से संख्या का डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ आपको 3003 को जो डिवाइड करना है वो 7, 11, 13 के लघुत्तम समापवर्त्य मतलब एलसीएम द्वारा विभाजित करना था। अगर आपको 7, 11, 13 का एलसीएम याद है 1001, तो आप इसको डायरेक्ट ओरली कर सकते थे 3 से, कि 1001 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3003 हमको प्राप्त होगा, और परिणाम हमारा जो होगा वो 3 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है। एक्स के बैंक खाते में 86.54 रुपए शेष है, 55.31 रुपए जमा करने हैं, और 84.33 रुपए निकालने के बाद जो राशि शेष बची है वो हमसे पूछ गई है। तो कौन है, एक्स है कोई, ठीक है, एक्स का बैंक है। अब बैंक में क्या है, बैंक में कितने रुपए शेष है, 86.54। आपको ज्ञात होगा कि दशमलव के बाद की संख्याओं को हम डिजिट्स बोलते हैं, कि कैसे कैसे 5, 54 नहीं बोलेंगे, 54 बोलेंगे। तो ये क्या है, ये शेष है। अब हम बात करते हैं उसने उसमें क्या किया, 55.31 रुपए जो है उसमें क्या किया, जमा किया, और फिर 84.33 रुपया उसने क्या किया, निकाल लिया। अब पूछा गया कि इसमें शेष बताओ कितना होगा। तो मतलब आपकी बस कैलकुलेशन देखना चाहता है, जोड़ के आपका जोड़ और घटा में कैसा हाथ है ये देखना चाहता है। तो आप क्या करोगे, पहले शेष और जमा को जोड़ लोगे, ठीक है, अगर आप नॉर्मल बिल्कुल आसानी से करना चाहते हैं। और फिर क्या करोगे, उसको निकालने में जो निकाला है उसको हटा दोगे। तो आप यहाँ पर अगर दोस्त देख सकते हैं, इनका योग कितना होगा, 4 और 1 5, ठीक है। अब ये कितना होगा, 5 और 3 8, 6 और 5 11। अब कितना हासिल है, 1, और 8 और 5 13, और 1 14। तो मतलब कितना होगा, आपके पास इस समय जो राशि है आपके बैंक में 141.85 रुपए है। अब इसमें से क्या किया आपने, इसमें से धन निकाल लिया है कितना, 84.33। तो आप यहां से क्या करो, आप यहां से इसको घटा देंगे तो कितना होगा, 2, 5 में से 3 गए, 8 में से 3 गया 5, यहाँ दशमलव आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, या 1 है तो क्या लेंगे, यहाँ पर 1 क्या ले लेंगे, हासिल ले लेंगे। तो कितना होगा, ये होगा इधर जाएगा तो 11, 11 में से कितना होगा, 11 में से 4 गया 7, और 13 में से कितना गया, ये 8 गया 5। तो 57.52 रुपए आपके अभी शेष हैं, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है। किसी वृत्त के व्यास को 2 गुना कर दिया जाता है। मतलब पहले क्या था, पहले व्यास d था, ठीक है, ये पहले था, और अब जो है, अब क्या है, अब जो व्यास है, अब वो व्यास क्या है, वो 2d है। क्षेत्रफल में वृद्धि बताओ क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है।
अच्छा, व्यास अगर d है तो इसको हम क्या लिखते हैं, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। तो त्रिज्या का क्या है, अगर त्रिज्या r है तो इसका क्या होगा 2 गुना, ये क्या होगा व्यास होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर त्रिज्या का 2 गुना व्यास है तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यास को अगर 2 गुना किया जाएगा तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4r। ये त्रिज्या का 4 गुना हो जाएगा तो 4r हो गई। अगर ये हमारे पास क्या होगी, व्यास को 2 गुना कर दिया, त्रिज्या 4r हो गई। मतलब क्या है, इस समय हमारे पास जो व्यास है वो कितना है, 4r व्यास है। तो हमको निकालना है क्या है, त्रिज्या, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो त्रिज्या क्या होती है, जो त्रिज्या होती है वो होती है व्यास का आधा। ठीक है, व्यास का तो आधा होती है। तो हमारे पास इस टाइम क्या है, जो व्यास है वो कितना है, 4r है। तो 4r का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r। तो जो हमारे पास जो त्रिज्या है, जो हमारे पास त्रिज्या है r है, वो इस समय कितना है, वो है 2r। अब हमारे पास क्या है, त्रिज्या क्या है, 2r है। तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर आप सभी को पता होगा तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम पाई आर स्क्वायर करें, पाई मल्टीप्लाई बाई आर का मान क्या है हमारे पास 2r, तो ये कितना होगा 2r स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा पाई इंटू 4r स्क्वायर। ये होगा नहीं होगा, अगर हम 4 को बाहर लिख लें तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अब क्षेत्रफल का कितना गुना हुआ, आगे क्या है 4, तो कितना गुना हुआ 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है, जो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में 4 गुने की वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, 6561 के वर्गमूल की गणना की जाती है। यह संख्या अपने स्वयं के वर्गमूल द्वारा विभाजित है, तो परिणाम बताओ। अब एक चीज देखो, जो भी आपके पास ऑप्शन है वो सभी पूर्ण संख्याएं हैं, कोई रूट नहीं, कोई दशमलव नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है 6561, ये किसी ना किसी का वर्गमूल अवश्य है या किसी संख्या का स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो आपको ज्ञात होना चाहिए, इसके पास वाला अगर कोई स्क्वायर देखे तो 6400, जो 6400 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, जो 6400 किसका स्क्वायर है, 80 का स्क्वायर है। अगर हम बात करें 80 के स्क्वायर की, 80 का अगर स्क्वायर करें तो कितना होता है 6400 होता है। इसका मतलब ये है कि ये 80 से ऊपर है, या तो ये 81 का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये भी देखनी होगी, अगर यहाँ पर देखें 6561 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, यूनिट डिजिट इसका 1 है। तो यूनिट डिजिट किस संख्या का स्क्वायर करने पर 1 आता है, या तो 181 हो, इसका स्क्वायर में क्या करेगा यूनिट डिजिट 1 आएगा, या फिर क्या हो 89, जब 89 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, तब यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो अगर हम बात करें 89 से आगे चलते हैं, क्या होता है 90। अगर हम 90 का स्क्वायर करें तो ये कितना आ जाएगा 9 9 81, मतलब ये आ जाएगा 8100। तो ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो इसका मतलब आप अपने आईक्यू लेवल से, अपने अजम्पशन मेथड से देख सकते हैं कि ये 89 का स्क्वायर बिल्कुल नहीं होगा। तो ये किसका स्क्वायर हुआ, ये हुआ 81 का स्क्वायर। ठीक है, 81 का स्क्वायर होगा। अब हम बात करते हैं कि 6561 के वर्गमूल की गणना की जाती है। ठीक है, यह संख्या अपने स्वयं के वर्गमूल द्वारा विभाजित की जाती है। ठीक है, तो क्या है, यह संख्या अपने किसके वर्गमूल के द्वारा विभाजित की जाती है। तो हमें पता लग गया कि ये किसका स्क्वायर है, 81 का स्क्वायर कितना होता है 6561। तो यहां पर प्रश्न पढ़ते हैं एक बार फिर से। चलिए एक बार सारा कंप्लीट कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब प्रश्न पढ़ते हैं फिर से। 6561 के वर्गमूल की गणना की जाती है, यह संख्या अपने स्वयं के वर्गमूल द्वारा विभाजित की जाती है। ठीक है, परिणाम बताओ। इसका मतलब क्या है कि इसका जो है क्या, कि इसका अगर हम वर्गमूल निकाले तो कितना आ जाएगा, 6561 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, वो हो गया √81 का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा 81, ये हो गया। अब यहां पर बात करें कि यह संख्या जो ये 81 आए, 81 यह संख्या अपने स्वयं के वर्गमूल द्वारा विभाजित हो जाती है। मतलब इस 81 का भी हमको क्या निकालना है, अंडर निकालना है। तो ये कितना हो जाता है 9। अब क्या है, जो ये √9 जो 9 वैल्यू आई है, ये
इससे विभाजित करना है किसको, इस संख्या को जो 81 है, तो हमको परिणाम मिलेगा। तो 81 अपॉन में 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा बहुत अच्छी थी इस क्वेश्चन की, अगर जिसने इस क्वेश्चन की भाषा को समझा वो आसानी से इस प्रश्न को सोल्व कर सकता था। एक बार फिर से आपको समझाते हैं। 6561 के वर्गमूल की गणना की जाती है। यह संख्या स्वयं अपने क्या है, यह संख्या अपने स्वयं के वर्गमूल द्वारा विभाजित की जाती है। ठीक है, इसका वर्गमूल 81 का वर्ग क्या है, 81 का वर्गमूल कितना आया, यह आया 9 से इसको डिवाइड करा तब आया 9। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य है को 16 से विभाजित किया जाता है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100। लेकिन हमको बात की गई है ये क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य है। तो 13 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 13 सते 91 और 13 अट्ठे 104। तो 104 जो है वो क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। अब हम बात करें को 16 से विभाजित किया जाता है। तो इस संख्या को 16 से विभाजित किया गया तो 16 छिकम 96। तो कितना शेषफल बचा, तो 104 को अगर आप 16 से विभाजित करें 8 शेषफल बचेगा। वो कैसे, तो 16 छिकम 96 होता है, तो शेषफल कितना बचा, 8 बचा। ये आपका शेष आ गया। तो यही आपसे पूछा गया था कि आपका जो शेषफल है वो कितना बचा है, वो बचा है 8। तो यहाँ आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी प्रकार आपके लिए मैं रीजनिंग के भी प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जल्दी ही। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।